ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू रिवीजन ऑफ रेशियो एनालिसिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम कवर करेंगे, प्लस इसमें जो भी फॉर्मुलेज आते हैं उसको इजीली कैसे लर्न कर सकते हैं और फॉर्मुलेज को एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो केवल 15 मिनट के अंदर रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और इसके सारे डाउट्स भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं रेशियो एनालिसिस की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशियो का मतलब क्या होता है। सो रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो जो होता है एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। जब मैं बोलती हूँ अरिथमेटिकल का मतलब होता है जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है। सो एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसी भी दो रिलेटेड या फिर दो इंटरडिपेंडेंट आइटम्स के बीच के रिलेशन का। ठीक है, कोई भी दो रिलेटेड या कोई भी दो इंटरडिपेंडेंट आइटम के बीच का जो रिलेशनशिप होता है विच इज एक्सप्रेस्ड अरिथमेटिकली, तो हम उसको रेशियो बोलते हैं। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो क्या होते हैं। देखो, अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है? अकाउंटिंग रेशियो भी एक तरीके का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हम लोग रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन वेरियस आइटम्स, और जो आइटम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होते हैं, जो आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग रेशियो बोलता है। सो व्हेनेवर द रेशियोज आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, देन दोज रेशियोज आर कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है। तो रेशियो एनालिसिस क्या होता है? ये बेटा एक टेक्निक होती है। क्या होती है? टेक्निक होती है ये, जिसके अंदर रीग्रुपिंग ऑफ डाटा, ध्यान से समझना, रीग्रुपिंग ऑफ डेटा by application of arithmetic relationship। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस क्या होता है? रेशियो एनालिसिस एक तरीके की टेक्निक होती है जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? इट इन्वॉल्व रीग्रुपिंग ऑफ डाटा बाय एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है। अब हम देखते हैं कि रेशियो एनालिसिस हम करते क्यों हैं, यानी कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस? पहला ऑब्जेक्टिव जो रेशियो एनालिसिस का होता है वो ये होता है कि जो भी एरिया ऑफ एन एंटरप्राइज जिसमें अटेंशन की जरूरत है वो हमको रेशियो से पता चलता है। तो हम वी कैन राइट इट एज टू नो द areas of an enterprise which need more attention। ठीक है, तो वो सारे एरियाज जो भी एक एंटरप्राइज को जिसमें अटेंशन देने की जरूरत है, ये हमको रेशियो एनालिसिस से पता चलता है। तो रेशियो एनालिसिस क्यों करते हैं? ताकि हमको पता चल सके कि हम कहाँ पे ज्यादा अटेंशन देंगे। एक सैंपल पेपर हमने किया था जिसमें ये सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ था। दूसरी चीज क्या होती है? किस एरिया में हमारे पास पोटेंशियल है, ये हमको पता चलता है। ठीक है, टू नो अबाउट द पोटेंशियल एरिया विच कैन बी इम्प्रूव्ड। हम ऐसे एरिया को भी इसमें पता करते हैं जिसमें हमारे पास पोटेंशियल होता है और जिसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, जिसमें क्या है? इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तीसरी चीज, अगर हमको कंपेयर करनी है, अगर हमको कंपेयर करना है डेटा को, तो भी रेशियो एनालिसिस एक बहुत अच्छा टूल होता है। फोर्थ, अगर हमको कोई भी बजटिंग करनी है या फिर कोई भी फ्यूचरिस्टिक काम करना है, जैसे कि फोरकास्टिंग करनी है हमको, तभी रेशियो एनालिसिस काफी ज्यादा हमको हेल्प करता है। ठीक है, इसके थ्रू हमको पता चलता है, सबसे मेन चीज इसके थ्रू हमें पता चलता है कि किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी क्या है, व्हाट इज द सॉल्वेंसी, व्हाट इज द एक्टिविटी एंड व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी। हम इन्हीं रेशियोज की बात करते हैं। तो ये रेशियोज हमको क्या दिखाते हैं? एक कंपनी की लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी हमको बताते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो गया? रेशियो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव हो गए। अब इसके एडवांटेजेस भी देख लेते हैं थोड़े से। एडवांटेज के अंदर आ जाता है कि रेशियो एनालिसिस से हमको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि जितने भी फिगर्स होता है उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई का मतलब, जैसे मैंने बोला कि करंट रेशियो निकालो, तो आप सारे करंट एसेट्स को टोटल करते हो, सारी करंट लायबिलिटी को टोटल करते हो, फिर करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी करके एक छोटे से फिगर में आप बता देते हो कि 2:1 जो है इसका करंट रेशियो है। तो हम डेटा को क्या कर रहे हैं? सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फिगर्स को क्या कर रहे हैं? सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज होती है कि हमको इससे
पता चलता है कि हमारे कौन से एरियाज जो है वो प्रॉब्लम में है, व्हाट आर दी प्रॉब्लमेटिक एरियाज। सो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज। और चौथी चीज हमको कंपेयर करने में भी हेल्प करता है, और कंपेरेटिव एनालिसिस भी रेशियोज की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, ये तो हो गया बेटा एडवांटेजेस क्या होते हैं। अब देख लेते हैं जो नॉर्मली जो होता है बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लिमिटेशंस को भी देख लेते हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या होती है, ये भी हमने सैंपल पेपर में एक रेशियो एनालिसिस का लिमिटेशन भी देखा था। लिमिटेशन सबसे बड़ी इसकी ये होती है कि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को क्या करता है, इग्नोर करता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को या फिर क्वालिटेटिव फैक्टर्स को। देखो कोई भी कंपनी होती है वो क्या चलती है, मैनेजर्स की क्वालिटी से चलती है, मैनेजर्स की एफिशिएंसी चलती है, उनके स्किल से चलती है, लेकिन उसका कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया जाता है रेशियो एनालिसिस में। तो जितने भी क्वालिटेटिव फैक्टर होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। दूसरी चीज क्या होती है, देयर इज एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजीज। तो इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सल हो, यानी कि सभी जगह पे उन्हीं को यूज किया जाता हो। तो कोई भी एक यूनिवर्सल टर्मिनोलॉजी एक्सेप्टेड नहीं है यहाँ पे। तीसरी चीज होती है कि रेशियोज जो होते हैं वो विंडो ड्रेसिंग से अफेक्टेड होते हैं। ये भी हमने देखा था सैंपल पेपर में, आपको याद होगा। रेशियोज आर अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, रेशियोज किससे अफेक्ट हो जाते हैं, विंडो ड्रेसिंग से रेशियोज अफेक्ट कर जाते हैं। ये हमने देखा था, असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि अगर कोई मिसलीडिंग रिजल्ट हमारे पे आ गया है, अगर हमारे पास कोई मिसलीडिंग रिजल्ट आ गया है इन दी एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डाटा, अगर हमारे पास कोई भी एब्सोल्यूट डाटा अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हमको मिसलीडिंग रिजल्ट भी मिल सकता है। ये भी क्या होती है, ये भी लिमिटेशन होती है रेशियो एनालिसिस की। और रेशियो एनालिसिस क्या होता है बेटा, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है। प्राइस लेवल चेंजेस यानी कि आपका हिस्टोरिकल प्राइस और मार्केट प्राइस को क्या करता है, ये इन लेवल को क्या कर देता है, इग्नोर करता है। ये भी हमने देखा था सैंपल पेपर में, असर्शन रीजनिंग में आया था। तो उसमें आपको दोनों लिमिटेशन दी हुई थी, असर्शन में विंडो ड्रेसिंग दी हुई थी और रीजनिंग में प्राइस लेवल दे रखा था। लेकिन दोनों चीजें सही थी, बट असर्शन को रीजन क्या कर रहा था, जस्टिफाई नहीं कर रहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वहां पे आया था। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग मेन चीज पे। मेन चीज क्या होती है, अब हम देखते हैं व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ रेशियो। तो अगर रेशियो को बेटा हम क्लासिफाई करेंगे तो चार तरीके के रेशियोज हमारे पास नॉर्मली अवेलेबल होते हैं। पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो होता है। लिक्विडिटी रेशियो हमको क्या बताता है, लिक्विडिटी रेशियो हमको बताता है कि फर्म, ध्यान से समझना, फर्म की ऑब्लिगेशंस यानी कि फर्म की क्या लायबिलिटी है, व्हाट आर द फर्म ऑब्लिगेशंस, और कौन से पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो लिक्विडिटी रेशियो हमको बताता है किसी भी फर्म की ऑब्लिगेशन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि कौन सा रेशियो किसी भी फर्म की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन फॉर शॉर्ट टर्म बताता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो हमने दो टाइप के देखे थे, एक तो हमने देखा था करंट रेशियो और दूसरा हमने देखा था क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम लोग लिक्विड रेशियो भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो भी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको क्विक रेशियो, दोनों चीज बोल सकते हैं, या फिर इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो। जो भी आपके एग्जाम में आ जाए आपको पता होना चाहिए कि तीनों का एक ही होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक असेट या फिर लिक्विड एसेट दोनों आप लिख सकते हो। और क्विक असेट का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हम लोग अपनी करंट असेट में से इन्वेंट्रीज को माइनस कर देते हैं। ठीक है, जब भी हम अपनी करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमारा क्विक एसेट मिल जाता है। इसके साथ साथ जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, क्योंकि इसके साथ नॉर्मली वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये आपका हो गया लिक्विड रेशियो। अब दूसरे रेशियो की बात करते हैं। दूसरा रेशियो जो हमारा होता है वो होता है सॉल्वेंसी रेशियो। और जब भी हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो की बात करेंगे तो ये फर्म के ऑब्लिगेशन को बताएगा फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन किसी भी फर्म की कैसे पता चलेगी, जब आप सॉल्वेंसी रेशियो निकालोगे तब आपको उस कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, इसके अंदर पहला होता है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट यानी कि लॉन्ग टर्म या फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड ये होता है। दूसरा होता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी फंड यानी कि शेयर होल्डर फंड
डिवाइडेड बाय टोटल असेट। अगर आपको टोटल असेट नहीं दिए हैं तो अगर आपको टोटल लायबिलिटी दी हुई है तो वहां से भी आप निकाल सकते हो। तीसरा इसका जो होता है तीसरा इसका जो रेशियो होता है वो होता है टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो। ठीक है, दूसरे पेज पे कर देती हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम हो गई है। हाँ, तीसरा इसका फॉर्मूला होता है, थोड़ा थिकनेस भी बढ़ा लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला इसका होता है सॉल्वेंसी रेशियो में बता रही हूँ। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर होता है टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला यहीं पे दिया हुआ है, टोटल असेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। और लास्ट जो इसके अंदर सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर आता है वो आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक आपको क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्वेंसी रेशियो। तो उसमें टोटल असेट टू डेप्ट दिया हुआ था, डेप्ट इक्विटी भी दिया हुआ था, प्रोप्राइटरी रेशियो भी दिया था, और एक आपको उसमें दिया हुआ था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो नहीं होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियो होता है। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर याद रखना, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में 4 रेशियो होते हैं। पहला होता है डेप्ट टू इक्विटी, दूसरा होता है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो, तीसरा होता है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, और चौथा होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर 4 रेशियो आते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आगे हम इसके थर्ड पार्ट में बढ़ते हैं। रेशियो एनालिसिस का जो थर्ड होता है वो होता है थर्ड एंड फोर्थ, इसमें देख लेंगे हम लोग थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड जो होता है ये होते हैं आपके, इनको बोलते हैं या तो टर्नओवर रेशियो, या फिर आप इसको बोल सकते हो परफॉर्मेंस रेशियो, या फिर आप इसको बोल सकते हो एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, सो इसके अंदर पहला रेशियो जो आता है वो आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? एवरेज इन्वेंट्री आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को निकालने के काफी तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप ये फॉर्मूला यूज करो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स या फिर वर्क इन प्रोग्रेस, दोनों का आता है, या फिर एंड स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। वैसे बेसिकली ये वाला फॉर्मूला जो है वो कम ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा जो है नहीं भी ध्यान दोगे तो भी चलेगा। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है ये ज्यादातर पूछा जाता है, या फिर इसके थ्रू आप इजीली निकाल सकते हो। दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो आपको याद होगा कि आप लोग अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते थे? यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, परचेजेस लिखते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, यहाँ पे आपका सेल्स आता था और इधर पे आपका क्लोजिंग स्टॉक आता था। तो आप मान के चलो कि आपका जो सेल्स है यही आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो अगर आपको ये वाला सेल्स निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग करेंगे तो आपका ये आइटम आ जाएगा। तो अगर आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट याद है तो भी आप क्या कर सकते हैं? इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो एक ये फॉर्मूला आपके पास हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो क्या करेंगे, तो अब आप क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर देंगे, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दे रखा है तो अगर सेल्स दे रखा है तो इसको इसमें से क्या करेंगे आप, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इस तरीके से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो इसका फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट जो रेशियो होता है, ये तो हमने देख दिया स्टॉक टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट रेशियो जो होता है इसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी हटेगा कैसे, चलो छोड़ो नहीं हट रहा, दूसरे पेज पे आ जाते हैं। फाइन, हाँ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका नेट क्रेडिट सेल्स, यानी कि आप इसमें कैश सेल्स को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रेड कब रिसीवेबल होता है, जब आप क्या करते हैं, सेल्स क्रेडिट पे करते हैं। अगर कैश में कर रहे हैं तो वो ट्रेड रिसीवेबल होएगा नहीं, वो कैश में आ जाएगा। सो नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल के बेटा दो पार्ट होते हैं, आपको मालूम ही होगा। ट्रेड रिसीवेबल का एक होता है डेटर और दूसरा होता है आपका बिल्स रिसीवेबल। तो दोनों को मिला के क्या बनता है, ट्रेड रिसीवेबल बनता है। सो नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और इसी की तरीके से होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जो कि तीसरा रेशियो होता है इसके अंदर, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ये आपका नेट क्रेडिट परचेज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आप पेबल कब करते हो, जब आप क्या करोगे, कुछ परचेज करोगे। सो नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं कि मान लो कि आपको डेटर का ओपनिंग दे रखा है, मैं करके दिखाती हूँ। डेटर का ओपनिंग दे रखा है, डेटर का क्लोजिंग दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको बिल्स रिसेबल का ओपनिंग दे रखा है और बिल्स रिसेबल का क्लोजिंग भी दे रखा है। तो मान लो ये 10,000 है, ये 10,000 है, ये भी 10,000 है, ये भी 10,000 है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया है कि ये हमारे 10,000 है। तो बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, अगर उनको ट्रेड रिसेबल निकालना होगा, यहाँ पे ट्रेड पेबल होगा, अगर उनको एवरेज ट्रेड रिसेबल निकालना होगा तो ये क्या करते हैं, सबको टोटल कर दिया, तो ये हो गया 40,000 और डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, जो कि गलत होता है। अब देखो यहाँ पे डेटर का ओपनिंग प्लस बिल रिसेबल का ओपनिंग, ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, ट्रेड रिसेबल का ओपनिंग। डेटर का ओपनिंग प्लस बिल्स रिसेबल का ओपनिंग, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ट्रेड रिसेबल का ओपनिंग। और डेटर का क्लोजिंग और बिल्स रिसेबल का क्लोजिंग, ये दोनों मिलके बना रहे हैं ट्रेड रिसेवेबल का क्लोजिंग। तो दो ही आइटम यहाँ पे बन रहे हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक आइटम और इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक आइटम बन रहा है। तो आइटम कितने बन रहे हैं, दो ही बन रहे हैं। तो हमेशा क्या करना है, चाहे आपको चारों दिया हो चाहे दो ही दिया हो, आपको डिवाइडेड बाय 2 ही लेके चलना है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, नॉर्मली इसमें गलती कर देते हैं। चलो डिलीट करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ऐसी ट्रेड पेबल में आपको बेटा ध्यान रखना है, ट्रेड पेबल में, ठीक है, ट्रेड पेबल में ध्यान रखना है कि बाई चांस आपको बिल्स पेबल और ट्रेड क्रेडिटर दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो तो डिवाइड बाय 4 मत करने चले जाना। तो ये आपका हो गया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसके अलावा जो एक टर्नओवर रेशियो आता है फोर्थ, वो आता है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपको फॉर्मूला पता ही है। नेट सेल को आप लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हो और फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसा भी आपकी क्वेश्चन में आपको दिया और आपकी श्रद्धा अनुसार जो है इसको आप चेंज कर लोगे। ठीक है, तो ये किस में आगे, एक बार मैं चारों रिवाइज करा देती हूँ। तो रेशियो एनालिसिस का तो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट जो है इट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, इट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, इट इज रिलेटेड टू एक्टिविटी, या फिर इट इज रिलेटेड टू टर्नओवर। ठीक है, इसमें 4 तरीके के हमने देखे हैं, 4 तरीके के टर्नओवर रेशियो आते हैं। पहला टर्नओवर रेशियो जो हमने देखा, वो हमने क्या देखा, सबसे पहले जो टर्नओवर रेशियो हमने देखा वो ये देखा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ एसटीओ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दूसरा हमने जो रेशियो इसके अंदर देखा वो हमने क्या देखा, वो हमने देखा ट्रेड, सेकेंड, हाँ, दूसरा हमने देखा ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो, TRTO। क्या देखा हमने, ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो। चौथा हमने देखा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो।
ठीक है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और पांचवा हमने क्या देखा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो आप ऐसे कैसे याद रख सकते हैं, इसका एस, इसका टीआर, इसका टीपी, इसका डब्ल्यूसी। ठीक है ना, एस यानी कि सचिन, यहाँ पे तेंदुलकर टाइम पास के लिए विकेट कीपिंग करता है। कैसे याद रख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर टाइम पास के लिए विकेट कीपिंग करता है। याद रहेगा, सचिन तेंदुलकर टाइम पास के लिए विकेट कीपिंग करता है। तो इससे आपको याद रहेगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो, टाइम पास से आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर से आपका क्या हो जाएगा, विकेट कीपर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी जो दो चीजें मैंने आपको करवाई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे मैं याद रख सकते हैं, पहले पूरा कर लेते हैं। चौथा हमारा जो रेशियो आता है ये आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमको किसी भी कंपनी का क्या पता चलता है कि प्रॉफिट कितना है, या फिर ओवरऑल एफिशिएंसी की अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी हमको कहां से पता चलती है, ये हमको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से पता चलती है। ये भी चार टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा होता है नेट प्रॉफिट रेशियो, एक होता है ऑपरेटिंग रेशियो और एक होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नॉर्मली बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, ये चीज की क्लैरिटी आपको रखनी है। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, फिर आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह आप नेट सेल्स भी ले सकते हो। फिर आता है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या आएगा, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला आएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करी गई है, यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करी गई है। ठीक है, समझ गए, कोई भी दिक्कत आपको अब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को कैसे याद रखोगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम याद रखेंगे ऐसे करके, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम याद रखेंगे गोलगप्पा नागपुर और उड़ीसा में खाया। ठीक है, गोलगप्पा नागपुर, देखो गोल गप्पा जी और पी दोनों आ रहे हैं, गोलगप्पा एन और पी दोनों आ रहे हैं, नागपुर और ऑपरेटिंग रेशियो उड़ीसा में खाया। ठीक है, गोलगप्पा हमने कहाँ खाया है, उड़ीसा में खाया। हमारी कंपनी का इतना भयंकर प्रॉफिट हो गया था कि हम लोग गोलगप्पे कहाँ खाने के लिए गए, उड़ीसा में खाने के लिए गए थे। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, अब मैंने जो आपको नहीं बताया वो भी आप सुन लो। तो सॉल्वेंसी रेशियो हमने कौन कौन से देखे थे, पहले तो लिक्विडिटी रेशियो में तो सीआर और क्यूआर आता है, इसमें तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो आ गया। सॉल्वेंसी रेशियो को देखो कैसे याद रख सकते हैं हम लोग। तो सॉल्वेंसी रेशियो के लिए हमने कौन कौन से रेशियो पढ़े थे, डेब्ट टू इक्विटी, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एक साथ, फिर देखते हैं किस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। डेब्ट टू इक्विटी, फिर आता है प्रोप्राइटरी रेशियो, फिर आता है टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो, फिर आपका आ जाता है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो हो जाता है, फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। धोनी पंत टोटल इंटरेस्ट से खेलते हैं, धोनी और पंत टोटल इंटरेस्ट से क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, धोनी और पंत टोटल इंटरेस्ट से क्रिकेट को खेलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, डी से आपका डेब्ट टू इक्विटी हो जाएगा, पी पंच से आपका प्रोप्राइटरी रेशियो, देन टोटल से टोटल एसेट और इंटरेस्ट से हो जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, धोनी एंड पंत टोटल इंटरेस्ट से क्रिकेट को खेलते हैं। ये आपके आगे सारे सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो आपके यहाँ पे सारे आ गए। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके सॉल्वेंसी रेशियो के बाद आ रहे थे आपके परफॉर्मेंस एक्टिविटी रेशियो। सचिन
तेंदुलकर टाइम पास करने के लिए विकेट कीपिंग करता है। ये आपके आगे सारे परफॉर्मेंस या एक्टिविटी। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में गोलगप्पे नागपुर और उड़ीसा में खाए, गोलगप्पे नागपुर और उड़ीसा में हमने खाए। तो इस तरीके से आपको कभी भी आप नहीं बोलोगे कि कौन सा रेशियो किसके अंदर आता है। क्लियर है बच्चों बात? यस और नो बताएंगे।